हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मधुश्री आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। एक्चुअली मैं बहुत दिनों बाद वीडियो दे रही हूँ। मैंने बीच में एक क्वेश्चन आंसर का आप लोगों के पास ऑप्शन छोड़ा था, तो काफ़ी सारे सवाल आए हैं मेरे पास। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले जो बहुत ज़्यादा मुझसे ये सवाल पूछा गया कि आप एक्टिंग लाइन में कैसे आए या आपको कैसे सपोर्ट मिला, तो मुझे लगा कि पहले मैं ये स्टोरी आप लोगों से बता देती हूँ। तो अगर मैं शुरुआत से शुरू करूँ तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं जब 2 साल 8 महीने की थी, मेरी मम्मा ने डांस क्लास में मुझे डाला था और 13 साल की उम्र से मैं एज एन डांस टीचर अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। तो बचपन से ही मुझे था कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे डांस कोरियोग्राफर बनना है, लेकिन जो ऑप्शन आपके हाथ के पास होता है आप उसी तरफ ग्रोथ करते जाते हैं। तो वही हुआ, मेरे डांस टीचर ही अपना करियर बना रही थी और आगे जाके मुझे मतलब अच्छा खासा डांस कोरियोग्राफर बनना था। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्टिंग जो था वो ख्वाहिश कहीं कहीं दब रही थी और डांस कोरियोग्राफी का जो ख्वाहिश है वो ऊपर की तरफ जा रही थी। तो वहाँ पे मेरे पापा जी के एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ ने कुछ बंगाली टेलीफिल्म का उन्होंने शुरू किया और वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट नहीं हुआ, किसी और का प्रोजेक्ट मैंने ये मैं बता रही हूँ आपको 2011 की बात। तो वो मैंने किया और वो एक छोटा सा टेलीफिल्म टाइप का था और डीडी बांग्ला पे वो एक मतलब हफ्ते में 2-2 दिन करके आया, कुछ 3 हफ्ते तक। और मेरे पापा इतने खुश हो गए, मतलब वो आस पड़ोस में जाके আমার মেয়েকে দেখেছো, আমার মেয়েকে দেখেছো, मतलब कि मेरी बेटी को देखा है, मेरी बेटी को देखा है, क्योंकि कोलकाता में तो सबको बंगला बोलने की आदत थी। तो उसके बाद पापा मुझे हमेशा बेटा कहते थे, मेरे नाम से बहुत कम बुलाते थे। तो बोलते थे बेटा तू एक्टिंग में ट्राई कर, तू एक्टिंग में ट्राई कर। तो मैं बोलते थे हाँ पापा ठीक है, ट्राई करेंगे, देखा जाएगा। तो बट कहीं ना कहीं डांस का क्लासेस अच्छे जा रहे थे और मेरे खुद की 19 डांस क्लासेस थे, अलग से जो पर्सनली सिखाती थी वो बच्चे अलग थे। तो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। मैं अचानक से ऐसे एक्टिंग में नहीं आने का फिर सोच रही थी। कहता ना कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपके साथ होगा वही जो ऊपर वाले ने आपके साथ लिखा हुआ है, आपके नसीब में लिखा हुआ है। आज की डेट पे मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इसी बात का होता है कि पापा का सपना था कि मैं एक्टिंग लाइन में आऊँ और आज जब मैं हूँ, छोटा मोटा एक मुकाम मैंने हासिल किया है, तो बस पापा पास नहीं है। बट मुझे पता है ऊपर से वो बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ, तो फिर यही हुआ कि थोड़ी सी क्या ये स्टोरी बोलते बोलते मैं खुद भी इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज है थोड़ा सा। तो यूँ हुआ कि पापा कहते थे और मैं हाँ हाँ करके मैं टाल दिया करती थी। तो ऐसा कुछ ऑप्शन तो था नहीं, कैसे क्या करना है नहीं करना है। और 2012 में अचानक से 4 अगस्त पापा जी का देहांत हो गया हार्ट अटैक से। और आखिरी बार हमारे एक नियम है हिंदुओं में, आप लोग काफ़ी बच्चे भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, आई डोंट नो आप लोगों को कितना आइडिया है, बट जिनको आइडिया है कि जब कोई गुजर जाता है तो हम उनके एक पैर के निशान जो है आलते का वो लेके रखते हैं। कूल, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो उस समय मैं जब पापा जी के पैर का वो छाप ले रही थी, मेरे मुंह से बस एक ही बात निकला, आपका सपना मैं पूरा करूँगी। सीरियसली गाइस, मुझे नहीं पता, मैं कुछ सोच करके नहीं बोली, बस मेरे मुंह से निकल गया कि आपका सपना मैं पूरा करूँगी। कैसे, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो मैंने बोल दिया। उसके बाद 6 महीने तो मुझे लगे उस जोन से निकलने के लिए कि पापा अब नहीं है, क्योंकि आई एम एन वन चाइल्ड और मैं अपने मम्मी पापा की शादी के 11 साल बाद हुई हूँ। तो और पापा के साथ मेरा रिलेशन लाइक मम्मी से तो बहुत मार पड़ी है, पापा से कभी मार पड़ी है मुझे नहीं याद है। हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, हम गेम्स खेलते थे। पापा बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मैं अगर थोड़ा बहुत अच्छा गाना गा लेती हूँ, आप लोग बोलते हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो वो बिकॉज कि मेरे पापा बहुत अच्छे सिंगर थे, उनको तबला भी आता था, सिंगर भी बहुत अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं वो मम्मी पापा की क्वालिटी बच्चों में आती है, दैट से। तो इस तरह से 6 महीने लगा, क्योंकि मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। मम्मी उनको फिट का प्रॉब्लम हो गया था, वो कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती थी। तो मैं 6 महीने तक ऐसा होता था कि मैं उठ के उनको देखा करती थी कि उनकी पेट ऐसे हिल रहा है कि नहीं, क्योंकि उस समय मैं इतनी ब्लैंक थी और मेरे माइंड में एक ही चीज़ चलता था कि मैंने एक को खोया, दूसरे को नहीं खो सकती। तो अब ऐसे भी मैं 11 साल बाद, ऐसे भी हर बच्चे अपने मम्मी पापा के पास बहुत लाडले होते हैं, लेकिन जब बहुत दिनों बाद बच्चा हो तो उनको ऐसे ऐसे हथेली पे रखा जाता है और मैं उसी तरह थी। तो
वो थोड़ा लगा 6 महीना, और मैं काली माँ को बहुत मानती हूँ मतलब, तो मैं खुद ब खुद फिर उनसे बोलने लगी कि ठीक है, आपको अगर तकलीफ़ देना है दो, लेकिन मुझ में आप इतनी सहन शक्ति दो कि मैं उस तकलीफ़ों को, उस प्रॉब्लम्स को मैं झेल पाऊँ। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से जिन्होंने 6 महीने तक सब्र किया। कुछ लोग थे जिन्होंने दूसरा टीचर, ऑब्वियसली क्योंकि बच्चों की डांस बंद हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि नहीं मधुश्री आप करो, कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे। बट वही है कि मैंने पापा को बोल दिया था कि मैं आपका सपना पूरा करूँगी, बट करूँ तो करूँ कैसे, कुछ पता नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, कोई गॉड फादर नहीं है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ। जब मैं क्लास 10 में थी तो मेरे जो मम्मी के छोटे वाले चाचा जी हैं, मतलब मेरे जो नाना जी हैं छोटे वाले, उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ पहचान थी मनोज तिवारी जी के साथ। तो उस समय उन्होंने कहा था कि अरे तुम्हारी बेटी तो अच्छा डांस करती है, देखने में भी अच्छी है, तो तुम कहो तो मैं इनको भोजपुरी मूवी में कर दूँ। तो मुझे उस समय पढ़ाई नहीं ख़त्म करना था, और मेरी करियर की स्टार्टिंग मैं अभी उतनी जल्दी नहीं करना चाह रही थी। वही बात है कि एज एन डांस टीचर मैं बहुत अच्छा खासा एक मुकाम पे थी, तो मैं वो सोचा ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी घूम फिर के आ रही थी कि बेटा तुम्हें आना तो इसी लाइन में है। तो मैंने क्या किया इंडस्ट्री में आने के लिए, ये पार्ट मैं आपको कल बताऊंगी। कि काफ़ी लोग मुझे जो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं कि मैम एक्टिंग लाइन में आने के लिए क्या करें, वो स्टोरी मैं कल बताऊंगी। आज मैं बता रही हूँ कि मैं कैसे एक्टर बनी, एज एन कोरियोग्राफर से मैं कैसे एक्टर बनी। तो जब भी मैं किसी से कांटेक्ट करती थी कि मुझे काम करना, तो सबका यही था कि आप मुंबई में आ जाओ, बट कैसे। तो फाइनली मुंबई में मेरे एक चाचा जी रहते हैं, पापा के चचेरे भाई। तो मैं 10 दिन के लिए पहले उनके घर पे आई, और जिससे मेरी बात होती थी, हिमेश, उसका नाम ना लूँ तो बहुत गलत हो जाएगा, उससे मेरी फ़ोन पे बात होती थी। मैं मिली भी नहीं, आज के डेट पे वो अच्छा खासा कास्टिंग डायरेक्टर है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसके थ्रू मैंने खाली एक ही काम किया है, फिर कोई काम नहीं किया, बट हम दोस्त बहुत अच्छे हैं। हर बार मेरे बर्थडे में वो आता भी है, और उसका कुछ अच्छा होता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसने बोला कि भाई आप, ये मैं बता रही हूँ आपको 2013 की बात, 2013 जनवरी मिड, मतलब कुछ 15 या 20 तारीख को मैं आई थी 10 दिन के लिए। ऐसा पहला साल मेरा बर्थडे भी बहुत ऐसे ऐसे गया था कि मतलब बस गया ऐसा वाला। तो मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैं 10 दिन के लिए आई हूँ, उस 10 दिन में मुझे जितना भी ट्राई करना है कर लो, क्योंकि एकदम से डांस क्लासेस छोड़ के मुंबई में शिफ्ट होना बहुत एक गलत डिसीज़न हो जाता, बेवकूफ़ी हो जाती। मुझे पता ही नहीं कि इंडस्ट्री में कैसे काम मिलेगा या मैं कुछ कर भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैंने कहीं से कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं की, मुझे कुछ अता पता नहीं है इसका। बीच में हमारे उधर एक एक्टिंग क्लास का झोंक उठा था, सब लोग गए, मैं गिन के 3 से 4 दिन गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कॉपी पेन में क्या लिखाते थे। मैंने बोला ये टाइम बर्बाद होगा, एक्टिंग में ऐसे नहीं सीख सकते, तो मैंने कहीं एक्टिंग क्लास सीखी ही नहीं है। तो मैं आई और मैंने बोला कि सर मुझे ऑडिशन देने जाना है। बोले 4 बंगलो, मेरा पहला ऑडिशन याद है, मैं 4 बंगलो में गई थी और मैं एकदम से ऑटो मार के गई। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऑटो में बैठते ही 14 रुपये स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं गई, मैंने बोला हैं बैठते ही 14 रुपये। तो भाई क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, तो ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पहले मैं 1-2 बार मुंबई आई थी। एक बार चाचू की शादी में आई थी, और उसके पहले बचपन में एक बार बड़े मामा जी रहते हैं मेरे मुंबई में, उनके वहाँ पे बचपन में आई थी, तो वो तो कुछ एक्सपीरियंस मुझे याद ही नहीं है। तो मैं गई 4 बंगलों में ऑडिशन देने, पूछ के। जहाँ पे ऑडिशन था वो ऑडिशन लिखा हुआ था कैंसिल। और मैं आपको अपने बारे में एक बात बता दूँ, आज के डेट पे ऐसा हुआ कि मैंने अपना गुस्सा ख़त्म कर लिया, मैंने लाइफ में खाली पॉजिटिविटी को अपना लिया, मैं नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देती। लेकिन एक टाइम में उस समय बच्ची थी, उतना समझ नहीं था, और मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। ज़िद्दी तो खैर मैं अब भी हूँ, लेकिन अभी एक सोच समझ के ज़िद होता है। ज़िद्दी मीन्स कि अगर मुझे करना है तो करना है, अगर मुझे नहीं करना तो आप मुझसे वो चीज़ नहीं करा सकते। और गुस्सा तो मेरे नाक पे रहता था। तो मैं गई ऑडिशन देने, ऑडिशन बंद था, और मेरा तो एकदम से दिमाग घूम गया। मैंने फ़ोन किया अपने दोस्त को कि हेलो यहाँ पे तो ऑडिशन कैंसिल है सर। तो उन्होंने कहा ये 4 बंगलो है, आप घूम के देखिए, और बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, ये 4 बंगलो है। ओके, मैं बहुत जगह गई, तो 2-3 मैंने ऑडिशन दिया था। पहले जहाँ पे गई वहाँ पे मैंने देखा कि लोग ऐसे बोर्ड पकड़ के नाम लिख के अपना इंट्रो दे रहे हैं, जैसे टीवी में दिखाता है कि मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो जेल में अपना नाम नंबर। तो मैंने बोला भाई ये क्या सिस्टम है। तो ठीक है, उन्होंने स्क्रिप्ट दिया और मैंने जितना मुझसे होता है मैंने कर दिया।
तो मैं ऑडिशन दे करके आ गई। अच्छा, उसके बाद कोई आता पता नहीं, हिमेश से एक बार मिली, उसने बोला कोई नहीं, आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। वैसे तो एज एन डांसर भी मुझे ये बात सिखाया गया था, मम्मी काफ़ी कहा करती थी कि बेटा ज़िंदगी में कुछ भी बनना है सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। और एक्चुअली होता है, मैं खुद की जर्नी देख कर ही सोचती हूँ, होता है। तो ऐसा हुआ कि अब मैं चाचू को बोल रही हूँ कि अब मुझे जाना है, क्योंकि ऐसे तो ऐसे बैठे बैठे जो भी मेरे डांस क्लास बचे हैं वो भी चला जाएगा हाथ से। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे पूरा दिन पूरा टाइम याद है, मंगलवार था। मैं अभी चाचू से कुछ 8-9 बजे हम लोग खाना खाते खाते डिस्कस कर रहे थे, और रात के 10:30 बजे मेरे पास एक कॉल आता है। हेलो, मधुश्री शर्मा बोल रही है? मैंने बोला हाँ जी। तो कल CID का 1 दिन का कैरेक्टर है, आप करोगे? गाइस, मैं बता नहीं सकती, मेरा मोस्ट फेवरेट सीरियल उस समय था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और मेरे पापा जी का मोस्ट फेवरेट सीरियल था CID। मतलब हम बाप बेटी में ना कई बार होता था क्या तू हमेशा तारक मेहता दिखती रहती। मैं बोलती क्या पापा अब हमेशा क्या CID, क्योंकि मुझे खून खराबा मारपीट उतना इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। वो जो एक वर्ड था ना, CID में 1 दिन का रोल है, मुझे नहीं पता कि क्या मतलब कैरेक्टर पूछना चाहिए, बजट पूछना चाहिए। मैंने ऊपर देखा, मुझे लगा बेटा CID में ही क्यों आया, ये मेरे पापा जी का इशारा है कि तुम्हारा इस लाइन में कुछ हो सकता है। मैंने बोला हाँ। मैं नेक्स्ट डे शूट की, उसके 1-2 दिन बाद फिर मैं घर चली गई। अब मैं आती हूँ कि मैंने कैसे डिसीज़न लिया कि मुझे अब इंडस्ट्री में ही काम करना है। मैं गई और उसके ये बात हो गई जनवरी की एंड, फेब के मिड में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है, ये टेलीकास्ट हुआ। और पापा के जाने के बाद मैंने मम्मी को पहली बार मुस्कुराते हुए देखा। मैंने उसी पल डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे एक्टिंग लाइन में ही जाना है, कुछ भी हो जाए। मैंने 2013 16 अप्रैल मुंबई के लिए रवाना, नहीं 2013 14 अप्रैल मुंबई के लिए रवाना हुई। मैं पहुंची 16 तारीख को थी, और 1 महीना मैं पनवेल में रही हूँ मेरे मामा जी के एक दोस्त के वहाँ पे, क्योंकि चाचू कहीं बाहर गए थे काम की वजह से। मतलब मैं मुंबई पनवेल से वो बडाला वाया ट्रेन करके जिस दिन ऑडिशन देने आती थी, 1 दिन में 1 ऑडिशन दे पाती थी। बहुत स्ट्रगल किया, और मैंने कोई भी काम को छोटा नहीं समझा। जो भी कैरेक्टर्स मुझे मिलते गए, बस मुझे ये था कि मुझे रातों रात स्टार नहीं बनना, मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे स्टार बनना है, और मुझे इज्जत के साथ काम करना है। पर एक दिन ऐसा मौका आएगा, अपने एक्टिंग से मैं लोगों के दिल जीत पाऊँगी, लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाऊँगी। तो गाइज़, ये था, इस तरह से मैं एक कोरियोग्राफर से एक्टिंग लाइन मैंने चूज़ किया। और टचवुड, वो जो मैं मुंबई आई थी, मैं पूरे 1 साल बाद घर गई थी पापा के बरसी के दिन, मतलब बरसी के 2 दिन पहले उनका पूजा वूजा कराया, फिर उसके बाद मैं फिर आ गई थी। मतलब कुछ ना कुछ काम मैं करती रही। मैंने काफ़ी सारे 1 डे 2 डे किए, मैंने कैमियो किए, मैंने एपिसोडिक्स किए, और उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यूटी शोज़ मिले। फिर उसके बाद आप पहचान बनी, आप लोगों ने जानना चालू किया, और आज ये दिन आ गया कि आप लोगों ने ये फरमाया कि कैसे मैं इस फील्ड में आई, और मैं अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बस ये कहानी है कि मैं एक कोरियोग्राफर से धीरे धीरे एक एक्टर बन गई। बहुत मिस करती हूँ अपने डांस क्लासेस को। मुझे पता है कि जब मैंने डिसाइड किया, बस 2 महीना ही था, मतलब फेब में मैंने डिसाइड किया, और अप्रैल में मैं मुंबई के लिए रवाना हो गई। मेरे जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स थे, मैंने उनको अपने डांस क्लासेस डिवाइड कर दिया कि बेटा तुम ये संभाल लो, तुम ये संभाल लो। और मेरी जो फेवरेट डांस स्टूडेंट है रूपको था, कभी मैं घर गई तो ज़रूर उससे मिलाऊंगी। वो तो 3 साल की थी तब से मेरे पास सीख रही है गाइस। वो मेरे पास रहती, खाती, सब कुछ करती, तो मुझे आज आंटी बोलती है। मतलब अगर बंगाली जो मेरे फैंस हैं, वो पिसी मुनी बोलती है, बुआ जी, एक बहुत क्यूट वर्ड होता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आजकल लड़कियाँ आंटी बोलने पे क्यों चिढ़ती हैं, क्योंकि मैंने जब 13 साल की उम्र से डांस सिखाना स्टार्ट किया था ना, मुझे ऐसे कोई मैम बोलता था तो मुझे लगता था अभी तक मेरी औकात नहीं हुई है मैम सुनने का। तो मैं बोलती थी प्लीज़ मुझे आंटी बोला करो। मुझे नहीं लगता किसी के बोलने से आप कुछ हो थोड़े ना जाते हो यार। तो
बस ये कहानी थी। आप लोग बताना मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा। बस यही है कि अगर आप कुछ कोई चीज़ ठान लेते हो और अगर किस्मत साथ देते तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस सब्र की ज़रूरत है। और कल मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि एक्टिंग लाइन में आने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से आप इस फील्ड में आ सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी फैंस मैसेजेस कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। आप लोगों ने फाइनली 100K कर दिया। अब ये फैमिली आप लोगों के बदौलत ही छोड़ा है जो बढ़ते जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए बाय बाय, लव यू।